नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएससी स्टडी हब पर। तो पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी प्रथम संविधान संशोधन को समझने से पहले कुछ आर्टिकल्स के बारे में, जिसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स के थे, कुछ डीपीएसपीज थे और फिर 368 के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज उसी डिस्कस को आगे ले जाते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं, नोट कर दिए हैं। तो उन पॉइंट्स को समझने से पहले कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के मेंबर्स ने ये तय किया था कि कोई भी प्रस्ताव अगर संविधान में लाया जाएगा, संविधान सभा में माफ़ कीजिएगा, कोई भी प्रस्ताव अगर संविधान सभा में लाया जाएगा तो उस पर वोटिंग नहीं होगी, उस पर वोटिंग नहीं होगी। वो कोई भी प्रस्ताव अगर लाया जाता है उस पर वोटिंग नहीं होगी, वो सर्वसम्मति से उस पर फैसला लिया जाएगा कि हाँ, वो प्रस्ताव को हमें संविधान में शामिल करना है कि नहीं। ये सर्वसहमति से लिया जाएगा फैसला। तो उस टाइम तो इतनी दिक्कतें पैदा नहीं हुई, पर जैसे जैसे संविधान का निर्माण हुआ, संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद कुछ आर्टिकल्स के मध्य मतभेद नज़र आए हमें। वो मतभेद आगे जाके कितना गहरा होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो मैंने कुछ आर्टिकल मेंशंस किए हैं, जैसे आर्टिकल 19(1)(f), 31, 39(b) व c। अब वो मतभेद क्या हैं? वो मतभेद कुछ आम मतभेद नहीं थे, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के मध्य वो मतभेद थे। हमारे संविधान के बहुत ही टॉप मोस्ट महत्वपूर्ण भाग बोल सकते हैं, भाग 3 व भाग 4 के मध्य मतभेद नज़र आने लगे। उनमें क्या है मतभेद वो देखते हैं अपन। तो जैसे ही संविधान का निर्माण हुआ, संविधान निर्माण के बाद कुछ अनुच्छेदों के मध्य मतभेद नजर आए। जैसे संविधान का अनुच्छेद 19(1)(f) है और 31 है, जो नागरिकों को संपत्ति का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 19(1)(f) व 31 नागरिकों को राइट टू प्रॉपर्टी देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डीपीएसपी में आर्टिकल 39(b) व c है, ये कहता है कि राज्य ऐसा प्रयास करे कि जिससे अमीरी व गरीबी के मध्य आपस में दूरियां कम हों। तो दोनों आर्टिकल्स के मध्य दोनों आर्टिकल्स के मध्य किस प्रकार मतभेद है वो अपन देखते हैं। अब एक तरफ तो आर्टिकल 19(1)(f), 31 प्रो राइट टू प्रॉपर्टी दे रहा है। अब आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें अमीरी और गरीबी के मध्य कितना मतलब अंतर था। एक तो अमीर और अमीर हुए जा रहे थे, गरीब और गरीब आ रहे थे। जमींदारी प्रथा वगैरह कितना मतलब गरीबों का शोषण वगैरह अंग्रेज़ों ने किया था, उसके बाद में भी शोषण हो ही रहा था जमींदारी प्रथा से गरीबों का, किसानों का। तो हुआ ये कि अब एक तरफ तो लोगों के पास बहुत बड़े अंतराल में प्रॉपर्टियां हैं। अब जब तक अपन किसी अमीर से एक प्रॉपर्टी लेंगे नहीं तो उस गरीब को देंगे क्या। अब सरकार लैंड रिफॉर्म्स लाने की सोच रही थी, भूमि सुधार अधिनियम लाए कि जिससे हम अमीरों से उचित मात्रा में संपत्ति लें और फिर वो गरीबों को दे दें। क्योंकि हमारे डीपीएससी में ऐसा लिखा है कि राज्य ऐसा प्रयास करे कि जिससे गरीबी व अमीरी के मध्य की दूरी आपस में कम हो। अब सरकार को इस डीपीएसपी को लागू करने में दिक्कत क्या आ रही थी कि लोगों के पास राइट टू प्रॉपर्टी था, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अब किसी अमीर से अपन प्रॉपर्टी लेंगे तो वो तो यही बोलेगा ना कि मेरे पास तो राइट टू प्रॉपर्टी है, मैं चाहे जितनी संपत्ति रखूं, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, यह एक मेरा मौलिक अधिकार है, ना कि और कुछ कोई सामान्य अधिकार है। तो सरकार को दिक्कतें आ रही थी यहाँ पर 39(b)(c) को लागू करने में। जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था तो लोगों को ये सपने दिखाए गए थे कि आप आज़ादी के संघर्ष में भाग लीजिए, आपको आपकी जो गरीबी है वह दूर होगी, आपको उचित शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इस ऐसे ऐसे वादे करके हमारे गरीब लोगों को सपोर्ट लिया गया और उन्हें स्वतंत्रता जो आंदोलन है उनमें पार्टिसिपेट कराया गया इसी बेस पर कि आपका अगर देश आज़ाद हो जाता है तो हम आपको बहुत से अधिकार देंगे। अब अधिकार तो छोड़ो, कुछ मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि लोगों के पास राइट टू प्रॉपर्टी है। जब तक हम गरीब लोगों को प्रॉपर्टी नहीं देंगे, उनको खेती योग्य ज़मीन नहीं देंगे, तो तब तक क्या मतलब देश के गरीब आदमी कैसे मिडिल क्लास अमीर बनेगा। तो पहला पॉइंट था कि आर्टिकल 39(1)(f) और 31 तथा 39(b) व c के बीच मतभेद हमने पढ़ा कि किस प्रकार यहाँ पर दोनों भागों के मध्य मतभेद नजर आ रहे हैं। तो अब इस चीज़ को दूर करने के लिए सरकार भूमि सुधार कानून लेके आई। अब जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए भूमि सुधार अधिनियम बनाए गए, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी जमीन रख सकता है। भूमि सुधार कानून के अंतर्गत राज्य ने एक कानून बनाया कि एक व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी जमीन रह सकती है।
अब राज्य द्वारा तय की गई सीमा के बाद की ज़मीन अगर मतलब राज्य ने कोई सीमा तय कर दी कि इसके पास इतनी ही ज़मीन रहेगी, तो उसके बाद की अगर कोई ज़मीन अगर बचती है तो वह उन लोगों को दी जाएगी जिसके पास कृषि योग्य ज़मीन नहीं है। वह उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास कृषि योग्य ज़मीन नहीं है। जैसे किसी के पास 50 बीघा ज़मीन है और किसी राज्य ने लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत लिख दिया कि एक व्यक्ति के पास लगभग भी है तो वो 20 बीघा ज़मीन रह सकती है। अगर आप अप्रोक्स मान के देखें कि राज्य ने लैंड रिफॉर्म्स में लिख दिया कि एक व्यक्ति के पास 20 बीघा ज़मीन ही रह सकती है, तो अगर राज्य ने 20 बीघा का कानून बनाया तो बाकी की बची 30 बीघा है तो वो राज्य डिस्ट्रीब्यूट कर देगा गरीबों में, जिनके पास कृषि योग्य जमीन नहीं है उनको वह दे देगा। इसे लैंड सीलिंग एक्ट कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लैंड सीलिंग एक्ट। अब जैसे ही सरकार लोगों से ज़मीन लेगी तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो राइट टू प्रॉपर्टी है ना। अब लोग कह रहे हैं कि आपने भूमि सुधार अधिनियम तो लागू कर दिए, जमींदारी उन्मूलन प्रथा तो लागू कर दी, लेकिन आप 39B व C को बढ़ावा देने के लिए आप मेरा मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मेरे आर्टिकल 19F और 31 का अधिकार है वो मुझसे छीन रहे हैं। तो लोगों में ऐसा भावना आने लगी कि भाई मूल अधिकार ज़्यादा जरूरी है या नीति निर्देशित तत्व, क्योंकि सरकार तो नीति निर्देशित तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का हनन कर रही है। एक तरीके से आर्टिकल 39(1)(f) और 31 का हनन करती है जो लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी देता है। तो ऐसी ऐसी समस्याएं लोगों के सामने आने लगी और सरकार के सामने भी आने लगी, क्योंकि जैसे ही सरकार किसी की प्रॉपर्टी लेती लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते। अब सुप्रीम कोर्ट तो नीति निषेध तत्वों का तो नीति निषेध तत्ववाद योग्य है नहीं, तो उनकी सुनवाई तो कर नहीं सकता। उनके लिए रेट तो जारी करता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को सर्वोपरि मानने लगा और जिनसे भी लोग मतलब प्रॉपर्टी लेता राज्य, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता कि राज्य को रोक देता और उनको उनकी प्रॉपर्टी वापस कर देता। एक तरीके से अपन ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। तो भूमि सुधार कानून भी लागू नहीं हो रहे थे क्योंकि लोगों के पास मूल अधिकार था। और दूसरी तरफ एजुकेशन रिजर्वेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या मतलब कि लोगों के सामने आने लगी, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, महिलाओं को इतना अधिकार नहीं था शिक्षा का। पुरुषों में भी जो गरीब जो थे तबके के थे, जो दलित थे, उनको भी शिक्षा का अधिकार नहीं रहता। उनको लोग समाज के उच्च वर्ग से दूर रखा जाता था। तो सरकार ने एजुकेशन में रिजर्वेशन का प्रावधान किया। तो एजुकेशन में रिजर्वेशन किस प्रकार से कि जो भी दलित वर्ग थे, महिला वर्ग थे, उनको एक प्रकार से विश्वविद्यालयों में एंट्रेंस के लिए उनको रिजर्वेशन दे दिया। तो जैसे सबसे पहले मद्रास राज्य ने एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन गरीब लोगों को या निम्न वर्ग को प्रदान किया। और उसी के लिए अब लोग ऐसे कहने लगे कि हमें तो समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14, हमें आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसरों की समानता भी है, तो फिर आप किस बेसिस पर है ना यहाँ पर एजुकेशन में रिजर्वेशन दे सकते हैं? ये तो गलत हुआ ना, ये तो हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ। तो इस तरीके से है ना सरकार के सामने ऐसे मतलब कि विपदाएं आने लगी कि क्या करें। भूमि सुधार कानून भी लागू नहीं कर पा रहे, एजुकेशन में रिजर्वेशन भी नहीं दे पा रहे क्योंकि लोगों के पास तो मूल अधिकार है। तो ऐसी ऐसी समस्याएं उस टाइम नेहरू जी के सामने आने लगी। अब एक और वोट तो चाहते नहीं है, अगर गरीबों को अधिकार नहीं देंगे तो एक यहाँ पर अभी तो देश आज़ाद हुआ ही था और एक और वोट शुरू हो जाता। तो ऐसी ऐसी समस्याएं आज हमने 3 टॉपिक्स के बारे में चर्चा की कि प्रथम संविधान संशोधन की ऐसी क्या वजह रही थी कि वो इतनी जल्दी आया, एक तरीके से अपन कह सकते हैं। तो इनकी ये 3 पॉइंट्स हमने समझे। अगली क्लास में हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।